हाय एवरीवन। कल से आपका ईआईएसएसएम का रिवीजन बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। बहुत मेहनत और डेडिकेशन के साथ आप अपना रिवीजन कर रहे हो। हमने भी कल से लेके आज तक में मेजर पोर्शन ऑफ ईआईएसएसएम साथ में रिवाइज कर लिया है। बस इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहो और एग्जाम अच्छा जाना ही है। बस ये वीडियो बनाने का मेरा एजेंडा छोटा सा ये है कि आप जितने मेहनत से रिवाइज कर रहे हो, बस इसको एक आइसिंग ऑन द केक बोलते हैं ना, वो आइसिंग ऑन द केक के लिए बस मुझे आपको बता देना है, ये इंश्योर करना है कि कल जो 3 घंटे आप एग्जाम में लिखोगे वो एग्जामिनर को पसंद आ जाए। तो अल्टीमेटली हम लोग पढ़ तो बहुत अच्छे से लिए, क्लासेस बहुत अच्छे से किए, रिविजन मैराथन बहुत अच्छे से चला और लास्ट मिनट रिविजन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मेजर तो कर भी चुके हैं। बस अब जो एक छोटा सा चीज बच जाता है जानने के लिए, वो ये है कि कल का जो अपना 3 घंटा का पेपर रहेगा उसमें लिखना क्या है, लिखना किस तरीके से है। और इसी के लिए ये एक छोटा सा वीडियो है, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। टारगेट रहेगा 7-8 मिनट में सब कुछ आपको बता दूं। तो बस फास्ट फॉरवर्ड करके जब भी ब्रेक लो, पढ़ने का मन नहीं करे, इंपॉर्टेंट है ये आपके कल के एग्जाम के लिए। जब भी ब्रेक लो, इसमें टाइम पास नहीं होगा। जब भी ब्रेक लो बस इसको एक बार फटाफट से देख लेना। एक एक करके पॉइंट फॉर्म में सारा बात कर दूंगा। पहला, जो आप लिखोगे अल्टीमेटली वही आपको मार्क्स दिलाएगा। तो दैट दिस राइटिंग सेशन जो आपको कल 3 घंटा एग्जाम में लिखने का है, लिखने के लिए मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखने पे ध्यान देने का है। अल्टीमेटली अपना जो 100 मार्क्स आएगा, या बिफोर मूविंग इनटू द राइटिंग सेशन, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज गांठ बांध के इस चीज को दिमाग में बैठा लेना कि 100 मार्क्स आपको लिख के आना है। चाहे वो रिटन क्यों ना हो, चाहे वो एमसीक्यू क्यों ना हो, 100 का 100 मार्क्स आपको लिख के आना है। 95 या 90 का टारगेट मत लेके जाना, 100 आपका टारगेट होना चाहिए। 100 मार्क्स हम लोग लिख के आएंगे। अगर आप शुरू से वो टाइम मेंटेन करोगे और लिखना चालू करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। 30 मार्क्स का अपना एमसीक्यू रहता है, 70 मार्क्स का अपना 70 नंबर का अपना रिटन पोर्शन रहता है, सब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं। तो ये 30 + 70 आपको लिख कर आना है। आता हो या नहीं आता हो वो अलग बात है, लिख के आप सब कुछ आएंगे। नहीं आ रहा है तो थोड़ा बना दो, वो अलग बात है, पर लिख के आपको आना है। जिस तरीके से हमने रिवाइज किया और पढ़ा ये आपको पता है। अब लिखना कैसे, किस तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक वाला, जो अगर 3 तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा 100 मार्क्स कवर करते हुए। पहला 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, उसका बात करेंगे अभी। नेक्स्ट आता है जो ईआईएस में आएगा, वो मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, कोई केस स्टडी आज सच नहीं होगा। केस स्टडी पूछ भी दिया तो लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे उसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा। तो फर्जी केस स्टडी बोलते हैं उसको देख के घबराना मत। नाम का केस स्टडी लिखा होगा, सीधा लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन पढ़ लेना। ईआईएस का मैं बात कर रहा हूं, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन पढ़ना, उसमें एकदम सटीक क्लियर कट लिखा होगा कि भाई इसमें पूछा क्या है। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट जो ही पूछ ले, एकदम क्लियर कट वहां लास्ट लाइन में लिखा होगा, आपको आपसे मांगा क्या है, आपको लिखना क्या है। तो वही चीज को आंसर में शुरू कर देना। फॉर एग्जांपल एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट आया तो वेरियस एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स आर एज फॉलोज। अगर आपको डिजिटल पेमेंट 1-2 लाइन में डिफाइन करना हो तो कर देना। उसके बाद वेरियस एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स आर एज फॉलोज। ईआईएसएम में, ईआईएस वाले पोर्शन में स्पेशली, हर एक आंसर आपको पॉइंट फॉर्म में देना है, पैराग्राफ एकदम मत यूज कर देना। हर एक आंसर, ईच एंड एवरी आंसर हैज टू बी इन पॉइंट फॉर्म, 1 2 3 4 5 इस तरह से। या तो आप बुलेट नंबरिंग कर लेना न्यूमेरिकल, या बुलेट पॉइंट्स नंबरिंग कर लेना। नंबरिंग करना है आपको, एक कलर का पेन यूज करना, कलर मत चेंज करना, टाइम वेस्ट होता है। एक कलर का पेन यूज करना, और हेड पॉइंट्स जो हमने रेड कलर के पॉइंट्स पढ़ रखे हैं, सबसे पहले आपको वो लिखना है। हेड पॉइंट्स आप लिखेंगे, उन हेड पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे, डैश देंगे, और 2 से 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन आप दे देंगे। 2 से 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन दे देना। अगर आपके बुक के कीवर्ड्स आ रहे हैं, उन कीवर्ड्स को साथ साथ ही बस एकदम रनिंग हैंड से अंडरलाइन करते हुए चल जाना। एक लाइन छोड़ना, पॉइंट नंबर 2 में जाना, फिर से हेड पॉइंट लिखा, अंडरलाइन किया, हेड पॉइंट को अंडरलाइन किया, वापस 2-3 लाइन एक्सप्लेन किया, कोई कीवर्ड आया तो रनिंग हैंड से अंडरलाइन, एक लाइन छोड़ा, आगे बढ़ गया। इस तरीके से आपको चलना है। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है, सबसे पहला आपका फोकस होगा जितने पॉइंट्स बुक में दे रखे हैं, जितने पॉइंट्स हमने पढ़ रखे हैं, सारा कुछ लिख दे अगर आपको आ रहा है। अगर आपको मान लो नहीं आ रहा है तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना तो आपको बेर मिनिमम लिखना है। 4 का है तो 4 पॉइंट बेर मिनिमम लिखना है, 6 का है तो 6 पॉइंट बेर मिनिमम लिखना है, प्लस सेफ साइड में 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देना।
तो उस सेफ्टी रह जाता है, कुछ गलत भी हो गया तो चलेगा। सेफ साइड आपको 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना है, मार्क्स मिलता है इस चीज का, तो 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देना। ये बात रहा डायरेक्ट क्वेश्चंस वाला। अब बात करते हैं हम लोग एमसीक्यूज में, ईआईएस हो चाहे एसएम हो, एमसीक्यूज कैसे करना है। एमसीक्यू को लेके आपको घबराना नहीं, हमने बहुत प्रैक्टिस कर रखा है, जितना जरूरत था पहले ही कर रखा है, बहुत सारा एमसीक्यूज चैप्टर बाय चैप्टर करके सब प्रैक्टिस करा हुआ है। लास्ट डे आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का नहीं होता है, लास्ट डे हमने कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आपके कल के एमसीक्यूज में काम आएगा। एकदम डायरेक्ट आपको उठ के लगेगा चैप्टर से ही बस एमसीक्यू आ गया है, डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के आधे तो क्लिक कर जाएंगे कि हाँ ये राइट होगा, ये होना चाहिए। आप देखोगे पॉइंट्स पढ़ोगे, उसमें से एक वही होगा जो आपने सोचा, दैट इज द आंसर। बट अगर मान लो कहीं कोई कंफ्यूजन है, नहीं आ रहा है क्या होना चाहिए इसका आंसर, चारों पॉइंट पढ़ लेना, एलिमिनेशन यूज करना। बेस्ट अप्रोच टू एमसीक्यूज इज यूजिंग एलिमिनेशन। जो लग रहा है कि ये तो नहीं होगा उसको क्रॉस करो, ये और नहीं होगा इसको भी क्रॉस करो। कहीं हो सकता है आपको दो में डाउट होगा, जो बेस्ट आपको लग रहा है उन दोनों में राइट है या राइट होना चाहिए, उसको बेस्ट कैलकुलेटेड गेस लिख के आ जाना, छोड़ के मत आना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 30 मार्क्स का एमसीक्यूज जो है वो पूरा का पूरा लिख कर आना, राइट है। ये बात रहा अपना एमसीक्यूज के बारे में। नेक्स्ट अपना रहेगा एसएम का केस स्टडी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एसएम का केस स्टडीज का बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। एसएम का अगर केस स्टडी आता है, यूजुअली आपको इससे डर लग जाता है कि भाई इसको करना कैसे, कैसे सॉल्व करेंगे। डरने का कुछ नहीं, आपने ऑलरेडी सब पढ़ रखा है, किस तरह से सॉल्व करना है अभी मैं आपको बता दूंगा। वही चीजें हैं जो हमने पढ़े हैं, बस उसको सजा देने का बात होता है। 2 मिनट में देखो समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन यहां मैंने रेफरेंस के लिए लिया है, 2 क्वेश्चन यहां मैंने रेफरेंस लिख के लिया है, और यहां एज अ स्टूडेंट मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। यहां मैंने आंसर लिख के रखा हुआ है, ये रहा आंसर भी इसका लिख के रखा हुआ है दोनों क्वेश्चंस का। हो सकता है ये आपका पहले भी किया हुआ हो, बहुत बढ़िया है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, इसीलिए वही वाला ले रहा हूं, कुछ नया नहीं ले रहा। और अगर आपका नहीं किया हुआ कोई दिक्कत नहीं, नीचे पीडीएफ में आपको दोनों चीज मिल जाएगा, 5 मिनट में रीड कर लेना, दोनों समझ में आ जाएगा। यही मैं रीड करा दे रहा हूं अभी आपके सामने। क्वेश्चन में आ जाओ, पहला क्वेश्चन साथ साथ पढ़ लो एक बार क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले जब भी आप एसएम का केस स्टडी पढ़ो, नॉर्मली आप जाएंगे और पढ़ेंगे एयरलाइन इंडस्ट्री इन इंडिया हाईली कॉम्पिटिटिव ब्ला 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 ब्ला, ऐसे नहीं पढ़ना है, कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले यहां तो आपको पता है 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन होंगे, आपको पता नहीं होगा कौन से चैप्टर से, पहले ट्राई करो चैप्टर आइडेंटिफाई करने का। और इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सीधा लास्ट लाइन, बिफोर स्टार्टिंग द केस, बिफोर रीडिंग ऑन टू द केस, लास्ट लाइन पे पहुंच जाओ। लास्ट लाइन क्या बोला, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी। माइकल पोर्टर का जेनेरिक स्ट्रैटेजी बोला, मतलब चैप्टर 5 समझ में आया। चैप्टर 5 बेस स्ट्रैटेजी, जेनेरिक स्ट्रैटेजी या बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी पूछा है यहां पे। माइकल पोर्टर 3 बताता है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस, ये 3 स्ट्रैटेजी उनके द्वारा बताया गया है। तो मन में ये थोड़ा सा क्लिक किया, क्लैरिटी मिला भाई कौन से चैप्टर से, चैप्टर 5 माइकल पोर्टर का बेसिक या बेस या जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, तो वहां पे आधा गेम डन है। अब आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको बेटर क्लैरिटी रहेगा। चलो पढ़ो। एयरलाइन इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव विद सेवरल प्लेयर्स, बहुत बढ़िया बात है। Businesses face several competition and aggressively market themselves with each other. Luxury Jet is a private Delhi-based company with a fleet size of 9 small aircraft. बहुत ज्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट फ्लीट नहीं है इसका, छोटा सा है। सीटिंग कैपेसिटी रेंजिंग बिटवीन 6 सीट्स to 9 सीट्स, लिमिटेड लोगों को ही इसका फ्लाइट्स जो है वो अकोमोडेट कर सकता है, मतलब ये बहुत लोगों के लिए नहीं बना है। नेक्स्ट, aircrafts are chartered by big business houses. चार्टर्ड फ्लाइट्स है, वो लोग इंडिविजुअली लेंगे, बिग बिजनेस हाउसेज लेंगे, और कौन लेगा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लेंगे फॉर देयर पर्सनलाइज्ड यूज, मतलब ये अमीर लोग ले रहे हैं। बिग बिजनेस हाउसेज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ट्राई करो सोचने का, कॉस्ट लीडरशिप होगा, डिफरेंशिएशन होगा ना, फोकस होगा। डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना, डिफरेंशिएशन होना चाहिए। क्या बिग बिजनेस हाउसेस ले रहे हैं, हाई नेटवर्थ वाले लोग ले रहे हैं, इस तरीके से देखो हम लोग यहां लिखेंगे, अभी यहां पे देखेंगे, इस तरीके से अपने फॉलो करते हैं, अभी इस पे भी आएंगे। यहां पे देखो
तो यहां पे देखो, अगर आप तो क्या पहला हिंट क्या आ रहा है, कॉस्ट लीडरशिप तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, वो हट गया। नेक्स्ट फोकस, डिफरेंशिएशन बचता है, फोकस बचता है, तो डिफरेंशिएशन तो ये है, हां क्यों, क्योंकि हाई प्राइस चार्ज कर रहा है। अब क्वेश्चन ये उठा कि ब्रॉड मार्केट के लिए, सबके लिए, या कोई स्पेसिफिक मार्केट के लिए। स्पेसिफिक मार्केट का हिंट आ रहा है ना इसमें, बिग बिजनेस हाउसेज यूज कर रहे हैं, हाई नेटवर्थ वाले ही लोग यूज कर रहे हैं, और वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, चार्टर कर रहे हैं, तो ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, सबके लिए नहीं है, कुछ लिमिटेड लोगों, बड़े लोगों के लिए अवेलेबल है। लग्जरी जेट लिमिटेड जो है अपना कंपनी, वो उन पर ही फोकस कर रहा है। तो अल्टीमेटली यहां फोकस भी है, डिफरेंशिएशन भी है, मतलब फोकस्ड डिफरेंशिएशन ये है। इतना हुआ बात। और ये हो गया, ये रहा, कस्टमाइज्ड टूरिज्म पैकेजेस आर आल्सो हायर्ड बाय फॉरेनर्स। चलो ये भी बात कर दिया, तो समझ में आया फोकस्ड डिफरेंशिएशन है। चलो लेट्स से अगर मान लो आपको फोकस्ड डिफरेंशिएशन नहीं भी आया, सिर्फ डिफरेंशिएशन आया या सिर्फ फोकस आया, तो कैसे करेंगे देखो। इंट्रोडक्शन, पहला, हर केस स्टडी में आपको 3 से 4 हेडिंग में डिवाइड करना है। कुछ में आप 3 में डिवाइड कर पाओगे, कुछ में आप 4 में डिवाइड कर पाओगे। तो इस केस में लेट्स से कैसे डिवाइड करेंगे। पहला, फर्स्ट पैरा जो है 2 से 3 लाइन, कुछ मत करना, केस स्टडी में जो भी फैक्ट्स दिए हैं उसको लिख लेना, वो सोचने में ज्यादा हेल्प करेगा। तो एक बस इंट्रोडक्शन के केस में लिख लेना। इंट्रोडक्शन क्या लिखा, कुछ नहीं, सेम चीज, लग्जरी जेट, प्राइवेट दिल्ली बेस्ड एयर कंपनी, एविएशन कंपनी है, स्मॉल फ्लीट साइज ऑफ 9 एयरक्राफ्ट, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 6 to 9 सीट्स, इतना ही। बिग बिजनेस हाउसेस, चार्टर्ड बिग बिजनेस हाउसेस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फॉरेनर्स इसको हायर करते हैं, इसका लो सीटिंग कैपेसिटी है। इतना लिख लिया, बेसिक इंट्रो डन। तो ये अपना था, कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन का बात किए, खाली समराइज कर दिया क्या क्या बोला है, 2 से 3 लाइन बस। इसके बाद यहां पे किसका बात हुआ, माइकल पोर्टर का जेनेरिक स्ट्रेटजीज। तो जेनेरिक स्ट्रेटजीज को बोल देते हैं ना, द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज, ये रहा। तो द बेस या जेनेरिक स्ट्रेटजीज गिवन बाय माइकल पोर्टर आर एज फॉलोज, हेडिंग दे दिया माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज, दे आर एज फॉलोज, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। बस एकदम 2 से 3 लाइन में सबको एक्सप्लेन कर दिया। कॉस्ट लीडरशिप क्या, वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स बना रहा है, कॉस्ट कम करते हुए बना रहा है, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए बना रहा है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या, यूनिक फीचर्स कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है, जो लोग प्राइस इनसेंसिटिव हैं उनको प्रोवाइड किया। फोकस मतलब क्या, एक नीश मार्केट, एक स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप पे फोकस किया, ये कर दिया। तो 2 पार्ट डन, इंट्रो कर दिया और बेसिक एक्सप्लेन कर दिया। अभी तक तो हम लोग करंट केस का बात ही नहीं किया और आपका 2 से 2.5 नंबर आपको मिल चुका है। तो इसलिए अगर आपको फाइनल आंसर नहीं भी आता हो, घबराना मत, अटेम्प्ट करना बिंदास। अभी तक तो हम लोग आंसर पे गए ही नहीं है, करेक्ट। फिर हम लोग जाएंगे स्ट्रैटेजी ऑफ लग्जरी जेट, जो एक्चुअल में आंसर बोला है। स्ट्रैटेजी ऑफ लग्जरी जेट अगर आपको पता है, आप पहले एक लाइन में इसको कंक्लूड कर देंगे, एक लाइन में आंसर लिख देंगे कि द लग्जरी जेट इज फॉलोइंग फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। फोकस्ड डिफरेंशिएशन वो शुरू में वो फॉलो करे, ये अगर आपको पता है तो लिखना। अगर मान लो डाउट है कि भाई फोकस है या डिफरेंशिएशन नहीं मालूम, डाउट है, तो मत लिखना ये लाइन, तो कुछ मत लिखना और आगे बढ़ जाना और सीधा डिफाइन करने लग जाना। जो जो पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं वो लेके आंसर को जस्टिफाई करते रहो। जैसे फोकस्ड डिफरेंशिएशन है, कैसे है, क्योंकि भाई हाई बिजनेस, हाई नेटवर्थ वाले लोग यूज कर रहे हैं, बिग बिजनेस हाउसेज यूज कर रहे हैं, फॉरेनर्स यूज कर रहे हैं अपने कस्टमाइज्ड टूरिज्म पैकेजेस के लिए, तो डिफरेंशिएशन का फील आता है। यूनिक फीचर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय लग्जरी जेट, क्योंकि लो सीटिंग कैपेसिटी है उसका। अगर आपको नीश मार्केट पॉइंट याद आता है तो नीश मार्केट क्योंकि फोकस है, इट फोकसेस ऑन अ नीश मार्केट ओनली, हाई नेटवर्थ वाले लोग, बड़े बड़े अमीर लोग, राइट, जहां पे बिग बिजनेस हाउसेस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फॉरेनर्स आ रहे हैं। कुछ नहीं, आपको केस कोई बस लिख देना है, एक्सप्लेन कर देना है, चलेगा। उसी को हमने लिखा। तो ये था अपना स्ट्रैटेजी ऑफ लग्जरी जेट। तो अगर आपको लेट्स से फाइनल आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, घुमा फिरा के इसको एक्सप्लेन करते हुए चल जाना बस। तो लग्जरी जेट यहां यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, नीश मार्केट में फोकस कर रहा है, देयरफॉर वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन और फोकस का फील्स दे रहा है।
और लास्ट में हम लोग को सिंस यहां पे आंसर पता है, अगर आपको नहीं पता तो कंक्लूजन पैराग्राफ मत डालना, और अगर आपको श्योर शॉट पता है कंक्लूजन डाल देना। कंक्लूजन में आएगा सिंस यूनिक फीचर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय लग्जरी जेट, यूनिक फीचर्स माने डिफरेंशिएशन, स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को प्रोवाइड कर रहा है, नीश मार्केट को प्रोवाइड कर रहा है, देयरफॉर इसको हम लोग बोलेंगे फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। करेक्ट। ये हुआ, हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला इंट्रोडक्शन, बेसिक केस को लिख लिया, उसके बाद गया जनरल एक्सप्लेन कर दिया माइकल पोर्टर का जेनेरिक स्ट्रैटेजी, जो क्वेश्चन में पूछेगा जनरली एक्सप्लेन कर देना। उसके नीचे अपने चले गए स्पेसिफिक, जो पूछा था लग्जरी जेट क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया, वो लिख दिया स्ट्रैटेजी ऑफ लग्जरी जेट, लास्ट में कंक्लूड कर दिया। और मैक्सिमम जगह हमने जिस तरह से पढ़ा है आप डायग्राम्स बना पाएंगे, और ये बना देना 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा ये चार खंड का डायग्राम बनाने में, ये बना देना। इससे अगर आपका आंसर में कुछ लैक्यूना भी रहेगा वो छुप जाएगा। क्या करना था, कुछ नहीं, बस हमने बना दिया कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट लीडरशिप, फोकस डिफरेंशिएशन को गोला मारा और लिख दिया ये रहा लग्जरी जेट का स्ट्रैटेजी, बात खत्म। तो एग्जामिनर अगर पूरा नहीं भी पढ़े वो लास्ट का ये डायग्राम देख के ही खुश हो जाएगा। डन है, ये हुआ एकदम 5 मार्क्स का कंप्लीट आंसर। ये आप टाइम के हिसाब से थोड़ा काट छाट कर सकते हो, पर ट्राई करना हेडिंग्स बराबर रहे, मतलब 3 से 4 हेड पॉइंट्स आपका रहे। इंट्रोडक्शन, एक जनरल एक्सप्लेनेशन, एक स्पेसिफिक जो क्वेश्चन मांगा है वो, और कंक्लूजन अगर रहे तो कंक्लूजन, नहीं तो कोई दरकार नहीं है, इफ नॉट रिक्वायर्ड मत डालना। और लास्ट में प्रेफरेबल है कि डायग्राम आप जरूर से डालना। ये हुआ एक, राइट। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा वाला देख लेते हैं, वापस क्या करेंगे, लास्ट लाइन पढ़ो, क्या बोला, आइडेंटिफाई Porter's 5 forces that may be classified as significant for the company. Porter's 5 forces कंपटीशन से ये क्वेश्चन है, पोर्टर के 5 फोर्सेस में से कौन सा कंपटीशन यहां सिग्निफिकेंट है, बता दो। तो एक आइडिया लगा, हाँ चैप्टर 5 पोर्टर 5 फोर्सेस से क्वेश्चन आया है, देखते हैं क्या बोला। Rajiv Arya is owner of an electrical appliance company that specializes in manufacturing of domestic vacuum cleaner. चलो ठीक है, डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर बना रहे, इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, there are four other manufacturers, मतलब उसी के जैसे 4 और मैन्युफैक्चरर है। कौन से टाइप का कंपटीशन हुआ ये आपको पता है, क्वेश्चन है 5 फोर्सेस से, तो साथ में लिंक करते हुए चलो ना। 4 अदर मैन्युफैक्चरर्स है, मतलब कॉम्पिटिटिव राइवलरी, सेम कंपनीज, राइवल्स, एग्जिस्टिंग राइवल कंपनीज, कॉम्पिटिटिव राइवलरी है। यहां पे 4 और भी मैन्युफैक्चरर्स है जो सेम प्रोडक्ट बना रहा है विथ सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड वॉल्यूम, सेम साइज के 4 और मैन्युफैक्चरर है, मतलब कॉम्पिटिटिव राइवलरी है। नेक्स्ट, तो एक ये छोटा सा मार्क कर लिए। नेक्स्ट, current rival firms also own a number of patents related to the product, तो और उनके पास पेटेंट्स भी है, करेक्ट। दे ओन अ नंबर ऑफ पेटेंट्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, तो क्या थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है, क्योंकि एग्जिस्टिंग राइवल्स के पास अगर पेटेंट्स है तो क्या नई कंपनीज आएंगे, वो लोग नहीं आ पाएंगे, करेक्ट। सो इससे हिंट लगा कि न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट अपना कम है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनीज के पास पेटेंट्स है, उनके पास राइट्स है। नेक्स्ट, सप्लायर बेस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑल्सो वेरी लार्ज एज देयर आर मल्टीपल सप्लायर्स। थर्ड, यहां बोला भाई देयर आर मल्टीपल सप्लायर्स, तो मल्टीपल सप्लायर्स मतलब क्या, मल्टीपल सप्लायर्स माने सप्लायर का बार्गेनिंग पावर क्या है, हाई है या लो है। सप्लायर्स बहुत ज्यादा हैं तो दैट मींस सप्लायर्स का जो कंपटीशन है, सप्लायर के वजह से जो कंपटीशन है, बार्गेनिंग पावर है, वो लो रहेगा। तो इस पूरे केस से अपने को 3 चीज पता चला, एक एग्जिस्टिंग राइवलरी हाई है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो है क्योंकि पेटेंट्स है, थर्ड सप्लायर का रिस्क कम है, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर कम है। क्वेश्चन किससे था, पोर्टर के 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क से था। तो यहां पे फटाफट से देख लो क्या है, वापस से अपने इंट्रोडक्शन समराइज कर देंगे केस को, कुछ नहीं है। 4 प्लेयर्स है, सेम लेवल के, सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, पेटेंट्स है उनके पास, मल्टीपल सप्लायर्स है, ये सभी समराइज किया, कुछ अलग नहीं, इंट्रो सेम पॉइंट। इसके बाद हम गए पोर्टर्स 5 फोर्सेस ऑफ कंपटीशन।
वापस जनरल डेफिनेशन, जैसे पहले वाला में जेनेरिक बेस्ड स्ट्रैटेजीज बना दिए थे, लिख दिए थे, यहां हम लोग लिखेंगे पोर्टर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क, कुछ नहीं। As per Michael Porter, 5 sources of competition are as follows: threat of new entrants, buyer bargaining power, supplier bargaining power, nature of industry rivalry या competitive rivalry, threat from substitute products। बस एक एक लाइन लिख दिया, डन डन। इसके बाद गए इन द गिवन केस, करंट केस का हम लोग बात कर रहे हैं। इन द गिवन केस कंपनी क्या कर रही है, इन द गिवन केस कंपनी क्या कर रही है, ये रहा, देखो क्या होगा। तो यहां हम लोग देखो नाम लिख देना, राजीव आर्या की कंपनी, जो केस स्टडी में नाम लिखा है, पिछले केस में लग्जरी जेट, इस केस में राजीव आर्या कंपनी, ये बार बार यूज करते रहना अपने आंसर्स में हेल्प करता है। लगता है कि यहां करंट केस के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो राजीव आर्या के कंपनी में क्या है सोर्सेज ऑफ कंपटीशन, पहला पांचों सोर्स को यस या नो करके लिख देंगे। कॉम्पिटिटिव राइवलरी सिग्निफिकेंट है। क्वेश्चन एक बार वापस देख लो क्या बोला था, लास्ट लाइन, आइडेंटिफाई द 5 फोर्सेज दैट मे बी क्लासिफाइड एज सिग्निफिकेंट। कौन सा फोर्स सिग्निफिकेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है, देख लो इधर। पहला, कॉम्पिटिटिव राइवलरी सिग्निफिकेंट है फॉर द कंपनी, और भी बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं तो पता है सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सिमिलर वॉल्यूम है, कॉम्पिटिटिव राइवलरी हाई है। नेक्स्ट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बोला जैसे लो है, क्यों लो है, बिकॉज पेटेंट्स है, बिकॉज पेटेंट्स है, लिख दिया एक लाइन में, देयरफॉर थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स इज लो। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज लो, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर अपना लो है, क्यों, बिकॉज देयर आर मल्टीपल सप्लायर्स। एकदम अपने लैंग्वेज में लिखना है, कुछ भी रटा हुआ ज्ञान नहीं है यहां पे। उसके बाद बाकी दोनों के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो लिख दिए नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, राइट, एंड बायर्स इन द गिवन केस। इन दोनों के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो भाई नहीं पता हाई है या लो है, राइट। और लास्ट में वापस से एक सिंपल सा डायग्राम, इसमें कोई डायग्राम का दरकार नहीं था, फिर भी बना दिए जस्ट टू इंप्रूव योर आंसर। 3 पैराग्राफ ही लिखे, इसमें कंक्लूजन का कुछ अलग से है ही नहीं, वो तो कंक्लूजन हम लोग संग में लिख दिया। अगर आप चाहो कंक्लूड ये कर सकते हो एक समरी टेबल बना के कि कॉम्पिटिटिव राइवलरी हाई, सप्लायर पावर, बार्गेनिंग पावर लो, क्योंकि मल्टीपल है, रीजन और छोड़ देना, लो, और थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स लो। तो ये समरी हो गया। और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अननोन, नॉट आइडेंटिफाइबल, और बायर बार्गेनिंग पावर अननोन या नॉट आइडेंटिफाइबल, समरी टेबल कंक्लूजन बना दिया। वो आप कर सकते हो, अभी बोलते बोलते ध्यान आया। नेक्स्ट, एक छोटा सा डायग्राम बना दिए, राजीव आर्या का कंपनी, 5 अलग अलग सोर्स ऑफ कंपटीशन, यही रहा अपना कंक्लूजन, सॉरी ये रहा अपना, इसी को हम लोग कंक्लूजन देखो डायग्रामेटिकली बता दिए। कॉम्पिटिटिव राइवलरी हाई, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो, ये सप्लायर का पावर लो, नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन, बात खत्म। डायग्राम भी आ गया, कंक्लूजन भी आ गया, और अपने क्या किए, बस अलग अलग ब्रेक कर दिए। इंट्रोडक्शन, एक बेसिक डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, यहां पे अलग अलग सोर्सेज ऑफ कंपटीशन का, पिछले वाले में बेस या जेनेरिक स्ट्रेटजीज का, और उसके नीचे हम लोग बात कर लिए इन द गिवन केस क्या बोला, लास्ट में कंक्लूजन। बस यही आपको करना है, इसको लेके घबराना नहीं है, आपको इससे अच्छा आता है। तो आपने पढ़ाई और रिवीजन बहुत अच्छे से कर रखा है। ये वाला थोड़ा सा एक छोटा वीडियो है, ये एक बार देख लेना, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, जैसे भी हो जाएगा, ब्रेक लो तब देख लेना। एंड अगर आपको लास्ट में इस समय में कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई एम वेरी मच अवेलेबल फॉर नाउ। आप नंबर है तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो करना है कर लेना, अगर नहीं है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर लेना, मैं जगह रहूंगा, जो जो आपके डाउट्स है वो सब रिजॉल्व कर दूंगा। अच्छे से पढ़ते रहो, लास्ट का टाइम है, अच्छा होगा कल का पेपर। नर्वस ब्रेकडाउन बिल्कुल मत रखना, कॉन्फिडेंस रखना, आपने बहुत मेहनत करा है, और कल भी आप 100 मार्क्स लिख के आओगे, मुझे पता है, और पेपर अच्छा जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, कॉन्फिडेंस रखना और उसी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।